हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बुद्धिस्ट हिस्ट्री क्लासेस में से आपका स्वागत है। मैं अपनी बातें दो पंक्तियों से स्टार्ट करता हूँ। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेंगे ये आसमान किसका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी मेहनत ही ये तय करेगी कि आप कौन से काम को हासिल करोगे या अपने भविष्य में कितने ऊपर जाओगे। ठीक है, कौन कौन सी सफलताएं आप अर्जित करोगे। चलिए, अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो आपको पढ़ने होते हैं, तो आज हम आपको साइंस का सिलेबस बताने वाले हैं कि मैं साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे हमें स्टडी करनी होती है। तो आज बेसिकली हम लोग स्ट्रेटजी में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टडी करने के लिए साइंस के। तो साइंस का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस के लिए हमने यहाँ पे देख दिया, आप नोट्स में बना सकते हो। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जो आप नेचुरल वर्ल्ड देख रहे हो, आप जो नेचर देख रहे हो, जो आप संसार देख रहे हो, इस दुनिया के बारे में आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, आप इसको सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके के बारे में स्टडी करते हो। और दैट इज कैसे आप स्टडी करोगे, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आप स्टडी करते हो तो दैट इज साइंस। ठीक है, साइंस का मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी चीजें इस दुनिया में आप देख रहे हो, आप इस नेचुरल में, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें आप देख रहे हो, अगर आप उनके बारे में ऑब्जर्व करते हो, आप उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करके आप सीखते हो। जैसे साइंस की एक बातों को आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, आप कोई भी घटना देखो, साइंस के थ्रू आप सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वो आपके साइंस है। सिस्टमेटिक स्टडी, आप एक सिस्टम के थ्रू बढ़ते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हो चीजों को। इसीलिए साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्यूरियोसिटी। द मदर ऑफ साइंस। जितनी ज्यादा आपकी मतलब क्यूरियोसिटी होगी, आप क्यूरियस होगे, चीजों को जानने के लिए इच्छुक होगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप साइंस की स्टडी कर पाओगे। दैट मीन्स आप जो भी घटनाएं इस संसार में देख रहे हो, भूकंप आते हैं, क्रिकेट आप देखते हो, या सुनामी देखते हो, या आप जो है देखते हो बिजली का चमकना आप देखते हो, बादल का गरजना आप देखते हो। ये जितने भी घटनाएं आप देखते हो, या आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक लाइट्स आती है, जो फैन चलते हैं, ये सारी ही चीजें जो आप देखते हो, इनके बारे में अगर आप स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि ये चीजें क्यों होती हैं, एक्सपेरिमेंट करते हो। या जादूगर आते हैं आपके गांव में, जादू दिखाते हैं, तो आप लोग खुश हो जाते हैं ना कि ये जादू कैसे दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसके पास कोई नई शक्तियां होंगी। तो दोस्तों, ये शक्तियां नहीं होती स्टूडेंट्स, ये साइंस के सारे ऑब्जर्व होते हैं, साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट कराऊंगा कि कैसे होते हैं। तो साइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल, दैट इज कॉल्ड साइंस। इसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। एंड यहाँ अपने क्या लिखा है, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, देयर आर द थ्री ब्रांचेज ऑफ द साइंस। ठीक है, साइंस के थ्री ब्रांचेज होते हैं। पहला आपका फिजिक्स है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है, थर्ड आपका बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, आपकी फर्स्ट ब्रांच है फिजिक्स। इसको हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। तो फिजिक्स क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना सराउंडिंग फिजिक्स। नेचुरल फिनोमेना, जितनी भी आप प्राकृतिक घटनाएं देखते हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, और बादल का गरजना, पानी सोना, ये जितने भी आप नेचुरल फिनोमेना देखते हो, जितने भी आप प्राकृतिक घटनाएं संसार में देखते हो, वे सारी घटनाएं फिजिक्स का एक पार्ट होती हैं। उनकी स्टडी हम फिजिक्स के बेसिस पे करते हैं, तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, जितने भी आप नेचुरल फिनोमेना देखते हो, अर्थक्वेक हो गया, या फिर बहुत सारी और भी नेचुरल फिनोमेना है जो आप देखते हो। ठीक है, सोलर लाइट्स जो आप देखते हो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें नेचुरल फिनोमेना में आती हैं। और इनकी स्टडी आप किसमें करते हो, फिजिक्स में करते हो। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को बोला जाता है। कहीं कहीं लोग आइंस्टीन को भी बोलते हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट्स मिले जो आइंस्टीन को मानता हो, तो आप उससे विवाद ना करें, आप उससे डिस्कस ना करें। वैसे बेसिकली साइंस के जो फादर, फिजिक्स के जो फादर है, न्यूटन को माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, इसको रसायन विज्ञान कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स इन द स्टडी ऑफ मैटर। साइंस की एक ब्रांच होती है, साइंस की एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री, जो किसके साथ डील करती है, जो डील करती है मैटर के साथ। मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, आप जानते हो मैटर के बारे में। मैटर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच ऑक्युपाइज प्लेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एंड व्हिच हैव अ वेट, इस दुनिया में वे सारी चीजें एवरीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच हैव अ वेट, जिनके पास कुछ ना कुछ वेट होता है, एंड व्हिच टेक प्लेस, जो कुछ ना कुछ स्थान कवर करती हैं। जैसे मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वेट होगा
और अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो इसमें कुछ रिप्लेस ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट इज मैटर। इन्हें क्या कहते हैं? मैटर का सब्सटेंस कहते हैं। तो मैटर की स्टडी हम किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। क्या चीज स्टडी करते हैं? मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर कैसे बने हैं। आप जानते हो मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं जिन्हें मैटर कहते हैं, और एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी क्या है प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कंबस्टिबल गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है। और ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्ट टू कंबशन। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी भी चीज को जलने में सपोर्ट करता है। तो किसी भी मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। इनके जनक जो है लेवाइजियर को माना जाता है, इनके जो फादर होते हैं तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हम लेवाइजियर को कहते हैं। इसके बाद आपका बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच के थ्रू करते हैं क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इनके फादर में एरिस्टोटल को बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे हम लोग ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के बारे में अगर आप इनकी स्टडी करते हो तो आप बायोलॉजी को पढ़ते हो, ठीक है। बायोलॉजी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जूलॉजी और बॉटनी। तो उनको भी हम कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। बट अभी के लिए एडवांस हम लोग जो है बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो क्लास 10 का साइंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर किस कैटेगरी में आते हैं, यानी साइंस के किस ब्रांच में आते हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी केमिकल्स में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, इनकी स्टडी आप जो केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में करोगे। सेकंड चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है, इनको भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर आपके केमिस्ट्री का मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड कंपाउंड है। ये चार चैप्टर आपके क्या है? केमिस्ट्री के चैप्टर है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक चैप्टर केमिस्ट्री का रूप बनाए, उसके बाद एक चैप्टर हम लोग बायोलॉजी पे डिस्कस करें, फिर एक चैप्टर हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस करें। ऐसे भी हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइफ प्रोसेस है। सिक्स चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सेवंथ चैप्टर आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये लाइफ प्रोसेस है कि लाइफ की कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, लाइफ के प्रोसेस के बारे में है। आपका एक चैप्टर आता है हेरिडिटी का, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और आपका उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स में, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, लाइफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फिर आपका एक चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हमें ह्यूमन आई के बारे में और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 11 आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमें पढ़नी, इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ वगैरह पढ़नी है। फिर हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं लोग को पढ़ेंगे। और एक लास्ट चैप्टर नंबर 30 है, इसको भी बायोलॉजी की कैटेगरी में रखते हैं, और एनवायरमेंट, तो इसे भी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आज से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो समय की कदर करता है, समय भी उनकी कदर करता है, और अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, समय के समय तो हम लोग एंजॉय करेंगे, तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, डिसाइड करिए कि हमें कितने घंटे एंजॉय करने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं और कितने घंटे में अदर एक्टिविटीज करने हैं। आपके 24 घंटे होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं, तो आप 8 का जो है रूल सप्लाई कर दीजिए कि आप 1 घंटे सोओगे, 1 घंटे में अदर एक्टिविटीज करोगे और 1 घंटे 8 आवर्स आप पढ़ाई के लिए रखोगे। तो आप शुरू में स्टार्टिंग में आप 1 घंटे पढ़ाई ना करें, बोर हो जाओगे आप। 2-3 दिन के बाद आप ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम स्टार्टिंग में आप 2 आवर्स से बिगिनिंग करो, आप स्टार्ट करो, ठीक है। शुरू में आप 2 घंटे पढ़ो, फिर आप अपनी टाइमिंग बनाओ, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, और कोशिश करो जो आप 1 बार पढ़ो उसको 2 से 3 बार आप रिपीट करो। नोट्स जितने ज्यादा आप लिखते चले जाओगे वो आपका माइंड में जाओगा, सब कॉन्शियस माइंड में आपके जाओगे, स्टोर होता चला जाएगा, आप सीखते चले जाओगे, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और आप पढ़ाई के बीच बीच में एक बार में पढ़ने की कोशिश ना करें, इससे कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे आप। तो कम से कम 50 से 55 मिनट पढ़ने के बाद आप ब्रेक लो, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो।
मैं भी अब डेली जो है हर दिन आपके लिए साइंस से, मैथ से, अदर अदर सब्जेक्ट से, क्लास 10 से, क्लास 12 से, हम अलग अलग सब्जेक्ट से हर दिन कोशिश करेंगे कि हम वीडियो लाए हैं। अभी तक हमारे वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे, इसलिए समझ आते हैं, बट हम आज से कोशिश करेंगे कि हर दिन साइंस से, मैथ से और अदर सब्जेक्ट से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। मैं खुद वीडियो अपलोड करूंगा, मेरे साथ अदर भी टीचर्स हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। वे सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाएंगे, हम लोग अच्छे से एक टीम के रूप में आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेगी, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्लासेस हैं, और कोशिश करेंगे कि 6 to 8 हम क्लासेज अपलोड करें। अदरवाइज 9 to 12 जितने भी सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजों के, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लगातार अपलोड होंगे, कंटिन्यू अपलोड होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि हम उनके डाउट्स को आपको सॉल्व कर पाए। ठीक है, वीडियो के माध्यम से और यहाँ पे वहां पे कमेंट्स का रिप्लाई करके आपके डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और समय की कदर करिए। सबसे जाते जाते बस इतना कहेंगे कि समय सबके पास सही होता है, 24 आवर्स का समय सबके पास था, तो कभी भी आप समय को दोस्त मत दीजिए, हमें समय नहीं मिला या हमारे पास समय कम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए प्रॉपर समय नहीं मिला। याद रखिएगा दोस्तों, यदि 24 घंटे का समय सचिन तेंदुलकर के पास भी था सेंचुरी बनाने के लिए, यही 24 घंटे का समय महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के पास भी था, और यही 24 घंटे का समय बिल गेट्स और एलोन मस्क के पास भी होता है, जो इतने सफल उद्यमी है पूरे वर्ल्ड के। तो कोशिश करिए कि आप अपने 24 घंटे के जो भी आपके समय है उनको सही तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ठीक है, और समय का सही तरीके से उपयोग करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।